हेलो बच्चों, जस्टिन स्टडी केयर में आपका स्वागत है। आप देख रहे यूट्यूब पर जस्टिन स्टडी केयर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 से हिंदी विषय से पाठ 5, जिसका नाम है नागरी लिपि। और नागरी लिपि से संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं उसको हम करने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी करते हुए देखते हैं पाठ से संबंधित कुछ बातें, उसके बाद देखेंगे पाठ से संबंधित प्रश्नों का आंसर। चलिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और यह किस प्रकार की विद्या है, तो यह एक निबंध है, ध्यान देंगे। अब बात करते हैं लेखक के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए नागरी लिपि का लेखक कौन है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, नागरी लिपि के जो लेखक है वो है गुणाकर मूले। चलिए बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 जनवरी 1935 ईस्वी को। वही बात करते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए गुणाकर मूले का मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु हुआ था 16 अक्टूबर 2009 को, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था अमरावती जिला, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म स्थान अमरावती जिला, महाराष्ट्र में। चलिए बात करते हैं इनकी मृत्यु का। इनकी मृत्यु हुई थी पांडव नगर में, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए गुणाकर मूले का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो आंसर होना चाहिए पांडव नगर में। हाँ तो बच्चों, ये था लेखक से संबंधित कुछ संक्षिप्त जानकारी। अब बात करेंगे पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाएंगे और हमेशा से पूछा जा रहा है और हमेशा पूछा जाता रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न देखेंगे, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है। लिखेंगे इसका उत्तर, जब 2 सदी पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, तब इनके अक्षरों में स्थिरता आई है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। लिखेंगे हिंदी भाषा तथा इनकी विविध बोलियां, जैसे कि नेपाली, मराठी तथा संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए देखेंगे आगे, लेखक ने किन किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। लिखेंगे लेखक ने गुजराती, बंगला, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। चलिए आगे देखेंगे, नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। लिखेंगे देवनागरी लिपि को ही दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि के काल तथा उसके विस्तार के प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। चलिए देखते आगे क्या कह रहा है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दे। लिखेंगे नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से ही मिलते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग का समांगढ़ दानपत्र है। दंतीदुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी, अर्थात नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए देखेंगे आगे। आगे क्या कह रहा है प्रश्न, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। लिखेंगे इसका आंसर, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि के अक्षरों पर छोटी आरी लकीरें या छोटे ठोस तिकोन है, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नगरी लेख प्राप्त होते हैं। लिखेंगे आंसर, उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, सांभर, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गाहरवाल, काठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार,
जेजाक भुक्ति के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लिए प्राचीन नगरी लिपि में प्राप्त होते हैं। चलिए आगे देखेंगे, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? लिखेंगे आंसर इसका, किस प्रकार लिखेंगे ध्यान देंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र या पटना को भी देवनगर कहा जाता होगा। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि नागरी को देवनागरी लिपि कहते हैं। वहीं आगे लिखेंगे, लेखक इस संबंध में बताते हैं कि यह सिर्फ एक मत है, हम सप्रमाण नहीं बता सकते कि यह देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया। चलिए आगे देखेंगे, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देते हैं? लिखेंगे आंसर, नागरी लिपि के साथ साथ तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ था। लेखक इस संबंध में जानकारी देते हैं कि दक्षिण भारत की ये लिपियां भी नागरी की ही तरह प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है आगे। चलिए देखेंगे आगे, दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहते हैं? लिखेंगे आंसर, दक्षिण भारत में नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, लेखक ने बांग्ला लिपि से नागरी लिपि का संबंध किस रूप में बताया है? इसका आंसर लिखेंगे, बहन के रूप में बताया है।